थैंक यू वेरी मच जगन्नाथन जी। कमिंग टू उमेंद्र जी, आपने बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया है अपने अपने अपनी परिभाषा में, जो आपने जो फाउंडेशन बनाए हैं। मैं आपके पास लास्ट इसलिए आना चाहता था कि भूमिका बन गई। जगन्नाथन जी ने और प्रवीण जी ने कहा कि 5 ट्रिलियन तो छोड़िए, अब 10 ट्रिलियन बन सकते हैं। तो दैट इज वो विश्वास की बहुत बड़ी कड़ी है। और आपने अपने धर्मांश फाउंडेशन के थ्रू बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिया है। सारा कुछ मैंने पढ़ा आपके वेबसाइट को, एंड आई लुक्ड एट इट, एंड मुझे बहुत प्रसन्नता हुई देख करके कि आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को बनाए हैं। करुणा, शुद्धि, आलिंगन, न्याय, सहयोग, संवाद, सेतु और शिक्षा। अ, बहुत ही आनंद होता है, क्योंकि मैंने भी अंग्रेजी हिंदी माध्यम में पढ़ी है, तो अगर हिंदी माध्यम में पढ़ा, ये बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में, संगीत की तरह लग रहा धन्यवाद। है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा, इंडिया 2030 तक 10 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन जो भी हो, इस 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 पद्धति को जो आपने इंस्टॉल किया है, और इस ग्लोबल फ्रेमवर्क है इसका, ये बहुत ही पावरफुल है बाय इटसेल्फ, बहुत ही पावरफुल है। इसको आगे कैसे लिया जा सकता है? और जिसमें आपने एक बहुत बड़ी चर्चा की है बैंकिंग के बारे में, कि आप जो है इस धर्मांश फाउंडेशन को एक बैंकिंग फाउंडेशन भी बनाना चाहते हैं, कि वहां पे ट्रस्ट होता है, कि कोई पैसा देता है, कोई पैसा लेंड करता है। हाँ, मतलब मैंने इस उसकी तुलना बात की की है चर्चा बैंकिंग से। करिए, ये बिल्कुल ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट वाली बात है, और ये सामाजिक स्थिति की बात भी है, क्योंकि आर्थिक और हाँ, सामाजिक ये सब साथ चलते हैं। इसके बिना कुछ, दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता, दोनों को इकट्ठे ही चलना पड़ेगा। बैलगाड़ी की या रॉकेट की या एयरप्लेन की, ये दोनों चक्के हैं फॉर द प्लेन टू राइड। आप चर्चा करें इस पे प्लीज। बहुत बहुत आभार आप सभी मित्रों का यहाँ पर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक आउटसाइडर हूँ, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो पृष्ठभूमि है वो बायोलॉजी की है, तो मैं इकोनॉमिक्स का कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हूँ। किंतु मैं समझता हूँ कि आर्थिक समझ हर हिंदू के बुद्धि में होनी चाहिए। हम अगर चाणक्य की वंश का दम भरते हैं, तो अर्थशास्त्र की एक मौलिक समझ हमें होनी चाहिए, जस्ट लाइक एक आम आदमी को बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स टू मी इज लाइक बायोलॉजी, तो उतनी बेसिक समझ हमें इकोनॉमी की होनी चाहिए। मैं 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है हिंदू समाज, और मैं इस देश पर बहुत आस्था नहीं रखता हूं, कम से कम इस देश के शरिया कंप्लायंट संविधान पर। जब तक आर्टिकल 25 से 30 यहां पर है, तब तक हिंदुओं का यहां कुछ नहीं होने वाला है। अगर राइट टू एजुकेशन में ईसाइयों की और मुसलमानों की शिक्षण संस्थाएं पनप रही हैं और हिंदुओं की शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं, तो मुझे कोई बहुत आशा यहां दृष्टिगोचर नहीं होती है। मैं उसके बारे में एक, लेकिन चूंकि क्षत्रिय हूं स्वभाव से और बहुत ज्यादा रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं सोचता हूं कि हम एक अपनी लाइन क्यों नहीं बड़ी करें, बजाय इसके कि इस लड़ाई के पीछे लड़ाई झगड़ा करें। उस दृष्टि से हम लोगों ने जब निमित्तेकम नाम की हमारी संस्था आरंभ की थी, आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व, जिसमें हम पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं सिखों को लाते थे। आपको बताते हुए हर्ष होता है कि गत 4 वर्षों में हमने 10,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से निकाले हैं, और 3,500 हिंदुओं की हमने नागरिकता कराई है। तो उस प्रकल्प में मुझे अनुभव यह हुआ कि आरंभ में मैंने और मेरे छोटा भाई है जय आहूजा, हम दोनों ने मिलकर, वो एक बिजनेसमैन है, मैं एक मिडिल क्लास डॉक्टर हूं, हम अपने पैसे से इस संस्था को चलाते थे। लेकिन वो गति नहीं पकड़ी, हमने फिर हिंदू समाज से पैसा मांगना आरंभ किया। तो मेरे लिए एक वो सुखद आश्चर्य रहा कि हिंदू समाज ने हमें पैसा दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम 5 ऑफिसेज निमित्त कम के खोल पाए, और उसके कारण ही ये 10,000 हिंदू हम पाकिस्तान से निकाल पाए। और मां भगवती की कृपा से पाकिस्तान के अंदर फंसे हिंदुओं के लिए आज निमित्त कम एक आसरा है, उनके लिए एक फोन कॉल पर हम अवेलेबल हैं। यदि कोई हिंदू वहां से निकलना चाहता है, तो हमारी पूरी एक टीम है जो उनको निकाल सकती है। तो मैं अर्थ जगत की, जिसको धर्मांश कहता हूं मैं हमारे हिंदुओं के दृष्टि से, धर्मांश का सामर्थ्य आपके साथ बांट रहा हूं कि यदि लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीने का धर्मांश हमें हिंदू समाज ने दिया, तो 10,000 हिंदुओं की रक्षा हो गई। तो प्राथमिक भूमिका वहां से पड़ी। उसके बाद मैंने कहा कि जब ये राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था हिंदुओं की विरोधी है, तो हम अपने हिंदू समाज के लिए एक सेंट्रल कोर फंडिंग क्यों ना खड़ी करें। क्योंकि क्या विकल्प था हमारे पास में? मंदिर। मंदिर आपके चले गए,
और मेरे को तो नजर नहीं आता है कहीं भी दूर दूर तक कि हमारे मंदिर फ्री हो जाएंगे इस सरकारी कंट्रोल से। हो भी गए तो मेरे लिए ये रेड हेरिंग की तरह ही है, जैसे वो है ना यूसीसी और वो पॉपुलेशन कंट्रोल। एक ऐसी पॉलिटी, एक ऐसी जनसंख्या जो भारत के कानूनों को पैर की जूती पर रखती है, उसके सामने आप अगर टेंपल को फ्री करके टेंपल फ्रीडम का एक बिल ले भी आते हैं, तो टेंपल को कंट्रोल कौन करेगा? वही लोग करेंगे ना जो आज मठों में, आश्रमों में बैठे हैं। वो पैसा हिंदू समाज तक आते आते 10 वर्ष लग जाएंगे आया तो, और उतना समय हमारे पास है नहीं। इसलिए धर्मांश की अवधारणा यूं रखी गई कि विश्व के सबसे प्रगतिशील विचारधारा हिंदू धर्म, सबसे स्वतंत्र, सबसे सुंदर उपनिषदों की और गीता की रचयिता जो संस्कृति रही है, उसकी रक्षा यदि करनी है तो वो अर्थ से होगी। अंतिम बात, महाराणा प्रताप विश्व की सबसे बड़ी सत्ता से उस समय भिड़ गए थे। 1576 हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 7 वर्षों तक उन्होंने भामाशाह और ताराचंद, जो 2 ओसवाल जैन थे, बट दे वर बिगर वॉर जनरल्स देन वैश्यस, उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और उन्हें कहा कि मुगल कारवानों को लूट कर पैसा लाइए ताकि मैं 25,000 पैदल और 5,000 अश्वारोहियों की सेना खड़ी कर सकूं। और वो दायित्व भामाशाह ने और ताराचंद उनके भाई ने 1581 में पूरा किया। 1583 में उस धन से प्रताप ने अपनी 25,000 की सेना के साथ दिवेर के थाने पर हमला करके दिवेर का अमर युद्ध जीता और चित्तौड़ के अलावा, चित्तौड़ के अतिरिक्त मेवाड़ की पग पग भूमि पुनर्ग्रहित कर ली, उस वक्त दुनिया की सबसे तथाकथित पावरफुल सल्तनत से। ये अर्थ की ताकत है जो हिंदुओं को समझनी पड़ेगी। सामूहिक हिंदुओं का पैसा एक जगह इकट्ठा हमें करना पड़ेगा और उसकी अवधारणा, उसकी प्रस्तावना मैं कर चुका हूं। वो कैसे किया जाएगा वो हम अगले सेशन में लेंगे। धन्यवाद।